नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ मराठी और हिंदी रचनाएं। पहली दो हैं मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। ये है इन रचनाओं की 802वीं कड़ी। अगर आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मेरी पहली मराठी वाली रचना है। एक जण म्हणाला, पूर्वी काय होतं, खूप गोष्टी अजून कळायच्याही होत्या आणि करायच्याही होत्या. असे अनेक शोध लागायचेही होते. म्हणून पूर्वीच्या लोकांना संधी मिळत गेल्या आणि खूप नवीन गोष्टी सापडत गेल्या आणि होत गेल्या. दुसरा म्हणाला, अजूनही पूर्वी इतक्याच संधी चालून येतात. त्या विचारांच्या रूपाने आपल्या दारावर टकटक देखील करतात. पण टी व्ही आणि मोबाईलमुळे आपण ती टकटक ऐकतच नाही आणि स्वतःचं असं नवीन काही करतच नाही. एक जण म्हणाला, पूर्वी काय होतं, खूप गोष्टी अजून कळायच्याही होत्या आणि करायच्याही होत्या आणि अनेक शोध लागायचेही होते. म्हणून पूर्वीच्या लोकांना संधी मिळत गेल्या आणि खूप नवीन गोष्टी सापडत गेल्या आणि होत गेल्या. दुसरा म्हणाला, अजूनही पूर्वी इतक्याच संधी चालून येतात. त्या विचारांच्या रूपाने आपल्या दारावर टकटक देखील करतात. पण टी व्ही आणि मोबाईलमुळे आपण ती टकटक ऐकतच नाही आणि स्वतःचं असं नवीन काही करतच नाही. दुसरी रचना आहे, एक नवीन प्रकारचं गजराचं घड्याळ निघालं आहे. घड्याळाचा दुकानदार मला सांगत होता, त्याला अनेक बटणं आहेत. एक वर दाबलं की गजर बंद होतो. 2 वर दाबलं की तो आत्ता बंद होतो आणि 10 मिनिटांनी पुन्हा वाजतो. 3 वर दाबलं की तो 1 तासांनी पुन्हा वाजतो. आणि 4 वर तर कमालीची सोय आहे. 4 वर दाबलं तर तो कधीच वाजणार नाही, अशी देखील सुंदर सोय आहे. एक नवीन प्रकारचं घड्याळ निघालं आहे. गजराचं आहे. घड्याळाचा दुकानदार मला सांगत होता, त्याला अनेक बटणं आहेत. 1 वर दाबलं की गजर बंद होतो. 2 वर दाबलं की तो आत्ता बंद होतो आणि 10 मिनिटांनी पुन्हा वाजतो. 3 वर दाबलं की 1 तासाने पुन्हा वाजतो. आणि 4 वर दाबलं तर कमालीची सोय आहे. तो कधीच पुन्हा वाजणार नाही, अशी ही सुंदर सोय आहे. जो तीसरी रचना है वो है निसर्ग दत्त महाराज के शिष्य से संवाद की किताब मैं वही हूँ कि ये है अगली चौथी कड़ी. जिस अनुवाद करने वाले पोलैंड के निवासी ने अनुवाद किया, उनके कुछ शब्द. इस किताब का अनुवाद मॉरिस फ्रीडमन नामक मूल पोलैंड के निवासी ने किया है. उन्होंने भारत में कई साल गुजारे थे और इस बीच वे अंग्रेज़ी और मराठी भी सीख गए थे. महाराज हमेशा मराठी में ही बोलते थे, इस कारण अनुवाद करने की जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई थी. पॉल ब्रैंडन नामक शख्स ने रमण महर्षि के बारे में बहुत कुछ लिखा था और भारत के बाहर उनका नाम रोशन किया था. उसी तरह निसर्ग दत्त महाराज का परिचय भारत के बाहर तक ले जाने का काम मॉरिस फ्रीडमन ने किया. मॉरिस जी का देहांत सन 1976 में हो गया. उनके बाद सन 1978 के बाद रमेश बलसेकर जी महाराज जी के परम शिष्य और साधक बन गए. उनको अनेक भाषाओं का, मुख्यतः मराठी और अंग्रेज़ी का अच्छा ज्ञान था. वे बैंक से बहुत अच्छे ओहदे से सेवानिवृत्त हुए थे. उन्हें आध्यात्मिक बातों से पहले से ही लगाव था. महाराज की मुलाकात के बाद उनकी खोज थम गई. बलसेकर जी उनके कार्य में पूरी तरह शामिल हो गए. पूरे ब्रह्मांड का सच्चा भगवान कैसा है, ये बात वे समझ गए. उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हो गया और वे अंदर बाहर पूरी तरह बदल गए. उन बदलावों का महाराज को भी शीघ्र ही पता चल गया. कर्क रोग या कैंसर से पीड़ित हो जाने के कारण महाराज को बोलने में कठिनाई हो रही थी.
शिष्यों के सवालों के जवाब देने की जिम्मेवारी फिर महाराज ने रमेश बलसे की कर जी पर सौंप दी। सन 1981 में महाराज जी का देहांत हो गया। मैं वही हूँ। इस किताब को मैंने पढ़ा और फिर मैं रमेश जी के पास गया। फिर से छपवाने के लिए उन्होंने फिर एक बार हर पन्ना पढ़ा और छपवाने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति की हैसियत से फिर एक बार लिखा भी। कई बातें ऐसी होती हैं जो कहने वाले को महसूस तो होती हैं, पर वे सब कुछ शब्दों में कही नहीं जा सकती या पढ़ने वाले को ठीक ढंग से समझ नहीं आती। रमेश जी सब कुछ मूल भाषा में समझ सकते थे। कई बातें मैंने रमेश जी से पूछी और समझने के बाद लिख सका। आशा है कि मैं भाषा की मर्यादा को कम करके विषय को सही ढंग से बतला सका हूँ। अनुवाद करने में एक मुश्किल हो सकती है कि एक भाषा का हर शब्द का उसके हर पहलू को उजागर करके कर सके, ऐसा प्रतिशब्द ढूंढ कर भी नहीं मिलता। जैसे कि मन, इस शब्द का अंग्रेजी में भारतीयों की नज़रिए से उसके हर पहलू को स्पष्ट करने वाला शब्द नहीं मिलता। सोचना, कहना, सुनना, समझना, महसूस करना और फिर से अन्य भाषा में व्यक्त करना, इनकी हर पौड़ी पर गड़बड़ हो सकती है। हर बात ठीक होगी तो ही विषय के बीज तक पहुंचा जा सकता है। अंत में अगर सही तरह से महसूस ही नहीं हुआ तो वो सत्य नहीं रहता और वो भी एक दृष्टिकोण मात्र बन जाता है, बंधन बन जाता है और हम उसमें कैद हो जाते हैं। फिर हर ओर से सोचना संभव नहीं होता। परिणाम स्वरूप जो नहीं है उसे हम सच मानने लगते हैं। गलत बात महसूस होना ही तो बंधन होता है। महाराज शब्दों की मर्यादा के बारे में हमेशा बताते थे। शब्द सिर्फ दिशा दिखाते हैं, इसलिए शब्दों की ज़रूरत तो है, पर अंदर से महसूस होना बहुत ही अधिक महत्व रखता है। महसूस होने के बाद और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। उस अवस्था को ही हम ज्ञान कह सकते हैं।